हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। मैं आर के वर्मा। आज भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकॉनमी के साथ आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ मुख्य जानकारी लेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सब्जेक्ट है वो दिन प्रतिदिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आज बहुत ही विशिष्ट प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे जा रहे हैं जिसका आंसर बच्चे सही तरीके से दे नहीं पा रहे हैं। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकॉनमी सब्जेक्ट एक विशेष सब्जेक्ट है, एक विशेष बच्चों द्वारा पढ़ा जाता है वो, और उसको कंपटीशन में उसके सिलेबस को डालने से काफ़ी बच्चों को इसमें परेशानियां हो रही हैं। इसको देखते हुए मैं सोचा कि कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी कुछ नोट्स बच्चों को दिया जाए, कुछ ज्ञान दिया जाए, जिससे उनको कंपटीशन में आगे सुविधा हो। इसी संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था को मैं लेके आया हूँ, उसको देखिए, समझिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बेसिक कंसेप्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था का, एज ए सब्जेक्ट कंसेप्ट में उसको दो बेसिक फैक्टर्स में अध्ययन करते हैं। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, बृहद सूक्ष्म। ठीक है। तो जब पूरे मार्केट का आप बात करेंगे, बाजार की बात करेंगे, इसको मार्केट कहते हैं, तो उसका अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। लेकिन जहां प्राइस की बात करेंगे, इकाई की बात करेंगे, तो इसका अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। कहने का मतलब संपूर्ण बाजार का अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स का विषय है, एक विशेष वस्तु का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय है। इसका थॉरोली ज्ञान हम आगे लेंगे, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, उस पर चर्चा होगी आगे। लेकिन पहले हम कुछ फ्रेमवर्क इंडियन इकॉनमी के बारे में बताना चाहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था इतना महत्वपूर्ण क्यों है और उससे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्यों इतने अधिक पूछे जा रहे हैं। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसा विषय है जो सरकार तंत्र से लेकर के समाज के सभी मूल्यों पर उसका विशेष आवश्यकता है। सरकार के लिए भी पॉलिसी का निर्माण करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। समाज के लिए भी आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए पॉलिसी बनाना, ये भी उसके लिए आवश्यक है। इसलिए इंडियन इकॉनमी आवश्यक हो जाता है। तो मुख्य रूप से इंडियन इकॉनमी में आपको जो सब्जेक्ट वाइज अध्ययन करना है, उसमें दो ही चीज़ को आप फोकस करेंगे। जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति, और दूसरा है फिजिकल पॉलिसी, इसको कहते हैं राजकोषीय नीति। मुख्य रूप से आपको दो ही विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ये दोनों विषय इंडियन इकॉनमी में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे काफ़ी प्रश्न भी आते हैं, इसलिए आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं भी आता है तो इसको जानना आपके लिए अपरिहार्य है, आपको जानना ही पड़ेगा, इससे आप भाग नहीं सकते। चूँकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विशेष सब्जेक्ट है, बच्चे भागते हैं इससे, लेकिन आज का जो स्टैंडर्ड चल रहा है कंपटीशन का, इससे आप भाग नहीं सकते, इसलिए आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। मौद्रिक नीति जो होती है इंडियन सोसाइटी में या इंडियन इकोनॉमिक्स में या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग,
वह मौद्रिक नीति आरबीआई की होती है और राजकोषीय नीति का जो विषय होता है वो गवर्नमेंट से होता है। और भारत सरकार के इनकम को जनरेट करने का, इनकम के रिसोर्सेज का यही दो पॉलिसी है। इसी दो पॉलिसी से भारत सरकार का इनकम जनरेट होते हैं। यहाँ पे बैंक में ब्याज और यहाँ पे टैक्स, यही दो विषय हैं इनकम को जनरेट करने का। तो मोटे मोटे रूप में इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे आगे। अभी आपको इंडियन इकॉनमी में मेन जो कंसेप्ट पढ़ना है वो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मैं इस चीज़ को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आगे हम इसको पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक कंसेप्ट पे चलते हैं इंडियन इकॉनमी के, जो आपको जानना जरूरी है इसके लिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ओरिजिन कैसे हुआ और ये क्यों महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था जैसा विषय है, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत एक गांव का देश है, हम आप सभी जानते हैं। यहाँ 90% की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है और ग्रामीण क्षेत्रों का धनोपार्जन का जो माध्यम है वो कृषि है। एक तरह से कह सकते हैं कि भारत के लोग 90% कृषि पे आधारित हैं, आज भी हैं, पहले भी थे। अब कृषि को आधार बनाने का कारण क्या है? हम क्यों कृषि पे ही आधारित हैं आज? इसका रीज़न क्या है? इसका मुख्य रीज़न ये है कि भारतीय भौगोलिक ढांचा, भारत का भौगोलिक ढांचा कृषि के लिए उपयुक्त है। इस नाते यहाँ मैक्सिमम लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन के समय जब अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ देशों का, उस समय हमारे पास निर्यात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी नहीं, और अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत की स्थिति समृद्ध थी, निर्यात यहाँ अच्छे तरीके से होता था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद भारत को औपनिवेशिक देश बन जाने के कारण यहाँ पे कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन को अडॉप्ट कर दिया अंग्रेज़ों ने, जिससे यहाँ की निर्यात पद्धति की कमर टूट गई और हम दिन प्रतिदिन डोमिनेंट होते गए, नीचे गिरते गए। इसके पहले भारत की औद्योगिक नीति बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में 300-400 सालों तक यह भारत की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। फिर हम आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट आया और ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट में कुछ उदारीकरण की नीतियाँ लाई गई, जिससे भारत का एक्सपोर्ट अच्छा हुआ, हम निर्यात करने लगे अपनी वस्तुओं को, औद्योगिकरण आया यहाँ पे, और जिससे भारत की प्रगति धीरे धीरे होने लगी। हम अतीत में चलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्वरूप था वो कैसा था। तो उसमें जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैं फोकस करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ की जो प्रकृति थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति थी वो ग्रामीण थी और 90% लोग कृषि पर आधारित थे। दूसरा कंसेप्ट इसमें है कृषि दस्तकारी कार्यों में हम प्रमुख थे। ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। गांव जो है था वो आत्मनिर्भर था। अब इसका मतलब क्या है, गांव आत्मनिर्भर था? आप एक तरह से सोच रहे होंगे कि जब हम ट्रेडिशनल ट्रैक पे थे तो आत्मनिर्भर क्यों थे? आत्मनिर्भर इसलिए थे हम क्योंकि हमें दूसरों से कोई अपेक्षा थी नहीं। हम स्वयं में सेल्फ सस्टेन थे, हमारी आवश्यकताएं सीमित थी, हम उसमें अपने जीवन यापन को सीमित करते हुए हम चल रहे थे। इसलिए हमारे गांव की जो व्यवस्था थी वो आत्मनिर्भर की व्यवस्था थी। यहाँ का जो व्यवसाय था वो आनुवंशिक था। आनुवंशिक मतलब जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे उसी व्यवसाय को हमारे और हमारे बच्चों द्वारा किया जा रहा था, ये आनुवंशिक था।
और प्रमुख व्यवसाय जो था वो कृषि था। उद्योग क्षेत्र भी उन्नत में था। उद्योग क्षेत्र भी उन्नत में था और यहाँ पे सूती वस्त्रों, रेशमी वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। सूती वस्त्रों, रेशमी वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। इसके साथ साथ लकड़ी, संगमरमर और सोने चांदी के आभूषण का भी निर्यात होता था। निर्यात लिख लीजिए। ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। पत्थर नक्काशी या तराशी लिखिए। पत्थर तराशी का भी काम अपनी प्रगति पे था, इसका भी निर्यात होता था। और सबसे महत्वपूर्ण है निर्यात में नील, मसाले, अफीम, इसका भी निर्यात होता था। ये तो क्वेश्चन पीसीएस में महत्वपूर्ण रूप से आता ही है, 2-3 बार आया हुआ है। तो नील, मसाले, अफीम का निर्यात महत्वपूर्ण स्थान रखता था अपना। तो ये तो प्रकृति थी भारतीय अर्थव्यवस्था की। उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था को जाने, उसको उसका स्ट्रक्चर क्या था पहले, उसके विषय में कुछ जानकारियाँ थी। आगे हम चलते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें 2-3 टॉपिक्स हैं जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसमें मैंने कुछ फोकस किया था। स्वतंत्रता के पूर्व और अंग्रेजों के आने के पहले बीच का जो काल था, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी चौपट हो गई। अंग्रेजों के आने के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध थी। अंग्रेजों के आने के बाद औपनिवेशिक देश बनने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी क्षति हुई और आज़ादी के बाद हमने फिर अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया और 1951 में अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। योजना आयोग की स्थापना की गई जो आज नीति आयोग के रूप में काम कर रहा है। आगे हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। आगे देखिए इसमें कौन कौन से चीज़ महत्वपूर्ण है। पहला जो फोकस है इस पर यह है निम्न स्तरीय आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक विकास लिखिए, व्यवस्था नहीं, आर्थिक विकास। निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो फोकस है, टॉपिक है निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। मतलब आर्थिक विकास का स्तर काफ़ी निम्न था। आर्थिक विकास की परिभाषा ही लोगों को पता नहीं थी कि आर्थिक विकास होता कैसे है। और आर्थिक विकास नापने के टर्म में बहुत सारे अर्थशास्त्रों इस पर चर्चा हुई, बहुत सारे अर्थशास्त्रों इस पर चर्चा किया। इसी के संदर्भ में दादा भाई नौरोजी का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय से संबंधित अपने नीति को लागू किया। तो इसको नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया था।
बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, बहुत सारी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। पीसीएस में तो ये 4 बार आ चुका है, यूडीएलडीए में भी क्वेश्चन आए हैं, सीजीएल में भी प्रश्न आया है। तो इस चीज़ को बहुत बारीकी से आप समझ लीजिएगा कि राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय को सर्वप्रथम भारत में भारतीयों द्वारा जो कंसेप्ट दिया गया उसमें दादा भाई नौरोजी अग्रणी व्यक्ति हैं और इनके द्वारा राष्ट्रीय आय गणना की परिभाषा दी गई। अब इनके साथ ही बहुत सारे अर्थशास्त्री और हैं, जैसे फिंडले सिराज हैं, इन्होंने भी राष्ट्रीय आय पर चर्चा किया था। और VKRV राव हैं, VKRV राव, डॉक्टर VKRV राव हैं। और RC देसाई साहब हैं, RC देसाई हैं और रानाडे। इन सभी भारतीय अर्थशास्त्रियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास संबंधी धारणा को प्रस्तुत किया। तो प्रश्न अगर आए कि भारतीयों द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना के सिद्धांत को या प्रति व्यक्ति आय की गणना के सिद्धांत को भारत में किसने परिभाषित किया, तो उत्तर आप देंगे, आंख मूंद के उत्तर दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी। या मैं आपको अलर्ट कर दूं कि अगर स्वतंत्रता के पूर्व आर्थिक गतिविधियों पे अगर कोई प्रश्न आता आपके एग्जाम में और दादा भाई नौरोजी पे ऑप्शन रहता है राष्ट्रीय आय व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय से संबंधित, तो आप आंख मूंद करके, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आंख मूंद करके आप दादा भाई नौरोजी पे ऑप्शन लगा सकते हैं हमारे रिस्क पे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग समझ लीजिए। मिटाते हैं इसको। इसमें बहुत सारी चीजें आई, जैसे जमींदारी सुधार के क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था, इसको दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फ्रेमवर्क आपको बता दे रहे हैं हम, डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे, समय का अभाव है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था सन 1793 ईस्वी में। पीसीएस का प्रश्न भी है, पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। इसका प्रभावी जो क्षेत्र रहा, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव रहा जमींदारी व्यवस्था का, इसे प्रश्न आया है। प्रभावी क्षेत्र जो है वो है बंगाल, यहां सर्वप्रथम लागू किया गया था बंगाल। दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है उत्तरी कर्नाटक। उत्तरी कर्नाटक में आंशिक रूप से लागू किया गया था 19% भूमि पे, और ये प्रश्न आईएएस में आ चुका है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उत्तरी कर्नाटक, ठीक है, 19%। ये क्वेश्चन आया था, 19 कितने प्रतिशत भूमि पे यह लागू किया गया था कर्नाटक में, आईएएस का प्रश्न है। पीसीएस में बहुत कई बार कई अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं। जमींदारी व्यवस्था को किसने अडॉप्ट किया, किसने लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1743 में पीसीएस में प्रश्न आया था। बंगाल में भी प्रश्न आया था और उड़ीसा में भी प्रश्न आ चुका है, और आईएएस से प्रश्न है। ठीक है, दूसरा है महालवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था हाल्ट मैकेंजी ने दिया था इसे। फैन चला था क्या, गर्मी हो रही है। हाल्ट मैकेंजी ने दिया था महालवाड़ी व्यवस्था का सिद्धांत, कंसेप्ट 1822 ईस्वी में। इस डेट को याद रखिएगा, ये भी आईएएस का प्रश्न है। इसका प्रभावी क्षेत्र जो था इसका प्रभावी क्षेत्र
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, ये इसका क्षेत्र था। इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है इसके। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं उसको भी रिफ्रेश कर देना चाह रहे हैं, उसको भी बता दें आप लोगों को कैसे प्रश्न आए हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला भारतीय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका उत्तर मैं अभी तुरंत बताया हूँ। पीसीएस में काफ़ी बार रिपीट हुआ प्रश्न है और अन्य पेपर भी उठाएंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, इसको ध्यान से देखिएगा। उत्तर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इनकी एक बुक थी, बहुत फेमस बुक वो भी है। दूसरा प्रश्न है इसी कंसेप्ट से। इनकी एक बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनके बुक का नाम था, पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत फेमस किताब है, ये भी प्रश्न के रूप में बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, पीसीएस में भी बहुत बार आया है, अन्य एग्जाम में भी आया है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। पीसीएस में भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर उठा के देखिएगा। तो ये दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दादा भाई नौरोजी के कंसेप्ट से कि औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला प्रथम भारतीय का नाम आएगा, तो आप दादा भाई नौरोजी का लगाएंगे टिक। और पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया का भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, एक और कंसेप्ट बता देते, याद आ गया हमें। ड्रेन थियरी का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था। ड्रेन थियरी, ड्रेन, DRAIN, ड्रेन थियरी। ड्रेन, इसका हिंदी होता है धन निकासी का सिद्धांत। ठीक है, धन निकासी का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अवॉइड मत करिएगा। तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ड्रेन थियरी का कंसेप्ट क्या है? ड्रेन नाम से आप परिचित होंगे। ड्रेन एक नहर, एक कैनाल के स्वरूप में होता है। ट्रेडिशनल कंसेप्ट में ड्रेन की जो परिभाषा है, एक गांव के संदर्भ में है। आपके गांव के बगल में कहीं न कहीं से कोई ड्रेन गुजरा होगा, जो नहर, पुरातन नहर या बिना निर्माण किए हुए नहर के स्वरूप में होता है। इकोलॉजी सिस्टम के संदर्भ में भी उसे हम मान सकते हैं ड्रेन को। तो यह जो नहर है या ड्रेन है, इसका जो कार्य है, बरसात के समय में इस भूक्षेत्र को बचाने के लिए जो एक्स्ट्रा पानी या नुकसानदेह जो जल होता है, जल जमाव न हो गांव में, इसके नाते इस ड्रेन का निर्माण अपने आप बायोलॉजिकल सिस्टम से, बायोटिक सिस्टम से हो जाता है और यह ड्रेन इस गांव को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस गांव का पानी ड्रेन के माध्यम से बाहर निकल जाता है और गांव सुरक्षित रखता है। इसी कंसेप्ट को दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राजनीतिकों को चेताया जब अंग्रेज भारतीय धन को
बाहरी स्वरूप से विदेश ढो रहे थे, ले जा रहे थे। नौरोजी जी को चिंता हुई, उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया और कहा कि आप लोग आंख मूंद के सोए हुए हैं और अंग्रेज हमारे सारे धन को इस सिस्टम से बाहर ले जा रहा है और इसको समझिए। इसी कंसेप्ट को उन्होंने ड्रेन थियरी का नाम दिया। इसी को कहा गया धन निकासी का सिद्धांत। तो तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके इंडियन इकॉनमी के संदर्भ में। जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है उसमें दादा भाई नौरोजी पे 3 क्वेश्चन आप कभी मत भूलिएगा। 3 क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, इंडियन डिवाइडेड एक बुक है, इसके रचयिता का नाम क्या है ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी से ही। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन जो अभी बताए ड्रेन थियरी, आईएएस का प्रश्न है, धन निष्कासन को कौन सी संज्ञा दी थी? कौन सी संज्ञा दी थी? तो इसका उत्तर होगा अनिष्टों का अनिष्ट। अनिष्टों का अनिष्ट, या इंग्लिश में कहेंगे इविल ऑफ ऑल इविल्स। इविल ऑफ ऑल इविल्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन। अगला प्रश्न जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, विश्व का या विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ? तो उत्तर देंगे आप इंग्लैंड में। प्यारे बच्चों, 2 चीज़ ही महत्वपूर्ण है, औद्योगिक क्रांति और संविधान का विकास। जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका है उसका भी जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था, पढ़ा जाएगा आगे। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम विकास इंग्लैंड में हुआ। एक प्रश्न और है महत्वपूर्ण, ये भी परीक्षा का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में, अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ, आधुनिक उद्योग का प्रारंभ किसके द्वारा माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा माना जाता है आधुनिक उद्योग? आधुनिक उद्योग का प्रारंभ किसके द्वारा माना जाता है? तो उत्तर देंगे आप C.N. ढेबर। C.N. ढेबर द्वारा किया गया आधुनिक उद्योग का 1854 ईस्वी में इन्होंने मुंबई में सूती मिल की स्थापना करके दिया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, अगला कंसेप्ट, इसमें 2 चीज़ें हो गई, जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, और तीसरा इसमें है रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा या व्यवस्था, इसके जो जन्मदाता थे वो टॉमस मुनरो थे, इन्होंने लागू किया था। बस इतना जानिए, टॉमस मुनरो।
टॉमस मुनरो। उसके बाद इंडियन इकानमी के कंसेप्ट में उद्योग का क्षेत्र आता है। औद्योगिक स्थिति का विकास कैसे हुआ, उसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं, या जो औद्योगिक विकास के संदर्भ में जो ट्रेडिशनल तरीके से उद्योगों का विकास हुआ भारत में, उसके संदर्भ में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या थी, क्षेत्र की स्थिति। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इसका प्रारंभ हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से प्रारंभ हुआ